Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor Praveen Thakur. आज मैं राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक अन्य वीडियो लेक्चर 9 आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो जो भी विद्यार्थी HPPSC कॉलेज कैडर्स और साथ में जो है कॉलेज कैडर स्क्रीनिंग, PG एंट्रेंस, HPU, CUET, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा NTA नेट या सेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से जाकर चेक कर सकते हैं और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स और गाइडेंस के लिए। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो वीडियो लेक्चर 9 है इसको शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। प्रथम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक का अंतरिम अध्यक्ष कौन था? द फर्स्ट मीटिंग of the Constituent Assembly had taken place on December 9, 1946 was presided by whom as interim president? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा बनी थी उसकी जो पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी दिसंबर 9, 1946 को, उसमें उन्होंने एक अंतरिम जो है प्रेसिडेंट, एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी। और कई बार ये पूछा जाता है कि ये प्रैक्टिस कौन सी है जहाँ से इस तरीके का ये प्रावधान किया गया था, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रावधान उठाया गया है अंतरिम प्रेसिडेंट का, फ्रेंच संविधान से ये लिया गया है। और 11 दिसंबर 1946 को जब जो है दूसरी बैठक होती है उसमें जो है संविधान सभा अपना एक परमानेंट प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा को चुनती है और साथ में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हरेंद्र कुमार मुखर्जी को जो है वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है संविधान सभा का, और सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट और HC मुखर्जी को जो है वाइस प्रेसिडेंट और BN राव को उसमें संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है। संविधान सभा बनाई क्यों गई थी? संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य, ये स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी और इसका मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान के लिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ड्राफ्ट तैयार करना था कि भारत का संविधान किस प्रकार का हो। क्योंकि संविधान क्या होता है? संविधान उन लिखित नियमों का समूह होता है। संविधान क्या होता है? लिखित एवं अलिखित नियमों का समूह जिनके ऊपर किसी देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, ये संविधान होता है। और संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य थे संविधान सभा के, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान सभा की, इसके ये चेयरमैन थे। और संविधान सभा और संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मॉडर्न मनु की संज्ञा भी दी जाती है। जिस प्रकार प्राचीन राजनीतिक चिंतन में, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जिस प्रकार मनु ने प्राचीन राजनीतिक चिंतन में एक जो है व्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया, उसी प्रकार आधुनिक समय में भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मॉडर्न मनु कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का, आर्थिक न्याय का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? इकोनॉमिक जस्टिस as one of the objective of Indian Constitution has been provided in। भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय का सिद्धांत जो दिया गया है वो दिया गया है भारतीय संविधान की प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अगर आप भारतीय संविधान की प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो उसमें आर्थिक न्याय की बात की जाती है। अगर आप भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो भाग 4 पार्ट 4
पार्ट 4 जो है अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। अगर आप उनमें देखेंगे तो उनमें भी आर्थिक न्याय की बात की जाती है और भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें भी आर्थिक न्याय का जिक्र किया गया है। प्रियम्बल को जो है भारतीय संविधान को जो है मिक्स्ड बैग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसे जो है मिश्रित संविधानों का जो है थैला कहा जाता है। लॉयर पैराडाइज की संज्ञा भारतीय संविधान को दी जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा वकील थे बनाते समय इसमें जो है। और जो प्रियम्बल ली गई है भारतीय संविधान में, ये ली गई है यूएसए के संविधान से प्रेरित होकर। और प्रियम्बल होती क्या है, प्रस्तावना होती क्या है? प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों एवं आदर्शों का सार होती है, एसेंस होती है कि जिन उद्देश्यों एवं आदर्शों को लेकर जो है संविधान बनाया गया है वो जो है प्रस्तावना कहलाती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश के उपरांत सम्मिलित किया गया? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो ये किए गए थे स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है ये 1976 में जब जो है इमरजेंसी हुई थी, इमरजेंसी के बाद स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के बाद जो है भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। वो संवैधानिक संशोधन था 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। इसके तहत जो है 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के बावजूद जो है भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए 10 प्रकार के मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई कि जो है अधिकारों के साथ नागरिकों के 10 प्रकार के कर्तव्य भी है। प्रश्न पूछा जाता है कि ओरिजिनली जब भारत का संविधान में जो है संशोधन किया गया था तो तब इसमें कितने जो है मूल अधिकार थे? तो तब थे 10 और बाद में जो है एक और संशोधन किया गया भारतीय संविधान में जिसको कहा जाता है 86th जो है अमेंडमेंट, संवैधानिक 86th संवैधानिक संशोधन जो 2002 में अस्तित्व में आया। इसके तहत जो है भारतीय संविधान में एक और मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए जोड़ा गया। वो मूल कर्तव्य था 11वां मूल कर्तव्य। 10 पहले थे, एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया और वो 11वां मूल कर्तव्य था कि जो पेरेंट्स है, जो उनका वार्ड्स है, पेरेंट्स का यह उत्तरदायित्व है, माता पिता का यह उत्तरदायित्व है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा के लिए वो सुविधाएं प्रदान करवाएंगी। और बाद में इसको जो है राइट टू एजुकेशन भी बनाया गया है, इसको RTE बनाया गया है। अब राइट टू एजुकेशन की सरकार जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त जो है एलिमेंट्री एजुकेशन प्रदान करती है, जिसमें मिड डे मील की स्कीम जो है 8th क्लास तक जो है गवर्नमेंट जो है चाहे वो वर्दी है चाहे वो फीस है वो बच्चों की पे करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस वर्ष मतदान की आयु को घटाकर जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इन विच ईयर वोटिंग एज वाज लोअर्ड फ्रॉम 21 टू 18? तो ये किया गया था 1989 में। आपने याद रखना है 1989 में जो है वोट की एज को 21 वर्ष से 18 कर दिया गया था। और जब ओरिजिनल भारतीय संविधान बना था तो उस समय जो है उस समय मत देने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में 1989 का जो संवैधानिक संशोधन आया उसके तहत जो है आयु 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दल विरोधी कानून किस वर्ष लागू किया गया? इन विच ईयर एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इम्प्लीमेंटेड? तो दल विरोधी कानून जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया था 1985 में। 1985 में भारतीय संविधान में 52 जो है संवैधानिक संशोधन लाकर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर भारतीय संविधान में एक अनुसूची जोड़ी जाती है शेड्यूल 10 जोड़कर जो है भारतीय संविधान में जो है दल विरोधी कानून लेकर आया जाता है। तो 42वां संवैधानिक संशोधन था ये 1985 में, जिसके तहत जो है भारत में एंटी डिफेक्शन लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के बारे में है? विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो ये है आर्टिकल 44 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, आर्टिकल 44, जिसमें ये कहा गया है कि
भारतीय संविधान जो है एक समान नागरिक संहिता का जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सेशन इन पार्लियामेंट? तो ये जो प्रावधान है ये है आर्टिकल 108 के तहत भारत का जो प्रेसिडेंट है, भारत का प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन बुला सकता है यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर जो है सहमति ना बन रही हो, लेकिन वो बिल नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, तो वो जो है ज्वाइंट उनकी जो है सिटिंग बिठा सकता है। और ऐसा जो संयुक्त अधिवेशन होगा लोकसभा और राज्यसभा का, उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर करेगा। लोकसभा का जो प्रेसिडेंट है, लोकसभा का जो चेयरमैन है, लोकसभा का चेयरमैन जो है आर्टिकल 108 के तहत जो ज्वाइंट सिटिंग होगी उसका अध्यक्षता करेगा। यदि लोकसभा का स्पीकर ना हो तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर जो है उनकी जो है एब्सेंस में ये कार्य करेगा। अगर लोकसभा का डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो राज्यसभा का जो डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी चेयरमैन है, वो करेगा। यदि ये सारे के सारे लोकसभा का स्पीकर भी एब्सेंट है, डिप्टी स्पीकर भी लोकसभा का एब्सेंट है और राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है, तो इसकी अवस्था में कोई भी एमपी उस जो है संसद में, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यदि संसद के सारे सदस्य इस बात पर सहमत हो जाए तो कोई भी जो है एमपी उस आर्टिकल 108 के तहत उस सेशन की अध्यक्षता कर सकता है। और ज्वाइंट सिटिंग जिन जिन चीज़ों में नहीं हो सकती, आर्टिकल 368 में अगर आप जो है संवैधानिक संशोधन अगर आप कर रहे हैं, मेजर जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 368 के तहत इसके लिए आप ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते। इसके अलावा मनी बिल से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उस पर भी जो है ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, संवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के उपरांत कितने विषय हैं? हाउ मेनी सब्जेक्ट देयर इन कॉन्करेंट लिस्ट आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो 42वें संवैधानिक संशोधन के उपरांत यहाँ पर जितने विषय हैं वो है 52। ओरिजिनली इसमें 47 थे, लेकिन जो 42वां संवैधानिक संशोधन आता है 1976 में, उसके तहत जो है 5 विषय कौन कौन से हैं, जिनमें जो है आपके पास एक तो एजुकेशन है, एजुकेशन के अलावा जो है एक एजुकेशन है, एजुकेशन के अलावा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड कंजर्वेशन है, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जस्टिस है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, ये 5 विषय जो है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में ये स्टेट लिस्ट से ट्रांसफ़र किए गए थे कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इसलिए 47 + 5 जो है टोटल कितने हो गए हैं? 52 हो गए। और वर्तमान समय में जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें ओरिजिनली जो है 47 विषय रह गए हैं। तो चलिए मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। जो तीन जो लिस्ट है जिनके तहत जो है स्टेट और सेंटर में पावर डिवीज़न किया जाता है, वो कौन कौन सी है? सबसे पहले है हमारे पास सबसे पहले है यूनियन लिस्ट, जिसको हम जो है संघ सूची भी कहते हैं। फिर है स्टेट लिस्ट, सबसे पहले है हमारे पास यूनियन लिस्ट, फिर है हमारे पास स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट के पास है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के बाद है रेजिड्यूरी पावर्स हमारे पास। तो ओरिजिनली जो है जो यूनियन लिस्ट है, जो संघ सूची है, इसमें ओरिजिनली जो है 97 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 100 से भी ऊपर के मोर देन 100 विषय हैं। और जो स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, ये केंद्र सरकार के अधीन है। और इसमें जो है राष्ट्रीय महत्व की बहुत सारे विषय है, जैसे नेशनल एनर्जी है, माइनिंग है, फॉरेन पॉलिसी है, इन पर जो है यूनियन ही, संघ ही कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट के विषयों पर स्टेट कानून बनाएगा, लेकिन अगर कोई विषय जो है स्टेट लिस्ट का वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है और आर्टिकल 246 के तहत जो है उस स्टेट का जो विधानमंडल है वो एक ऐसा प्रस्ताव पास कर दे, तो सेंटर जो है स्टेट लिस्ट के विषयों पर भी कानून बना सकता है। तो ओरिजिनली जो है स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली जितने विषय थे, ओरिजिनली इसमें 66 विषय थे, लेकिन प्रेजेंटली जो है इसमें 61 विषय है, क्योंकि 5 विषयों को स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया है। कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली 92 विषय थे और वर्तमान समय में इसमें 47 विषय है। सॉरी,
ओरिजिनली इसमें 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें 52 विषय, क्योंकि स्टेट लिस्ट से निकाले गए 5 जो विषय हैं जिनमें आपके पास एजुकेशन है, वेट एंड मेजर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, इनको ऐड करके जो है किसमें डाल दिया गया है, इनको सबको जो है डाल दिया गया है इस संवर्ती सूची में। इसके अलावा रेजिड्यूरी पावर्स भी है। रेजिड्यूरी पावर का कॉन्सेप्ट हमने जो रेजिड्यूरी पावर का कॉन्सेप्ट है उसमें सारी की सारी शक्तियां जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। और कॉन्करेंट लिस्ट का जो हमने पैटर्न उठाया ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक जो है क्रम में पुनः व्यवस्थित करना है, रीअरेंज करना है आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है आपके पास डी। सबसे पहले जो कमीशन आया था वो कमीशन था आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये आता है 1966 में। और एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन को लाया गया था रिव्यू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, टू रिव्यू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसके लिए 1966 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन लाया गया था। उसके बाद है राजमनार कमेटी दूसरे नंबर पर। राजमनार कमेटी जो है, राजमनार कमेटी 1966 में आई थी और ये जो है स्टेट ऑटोनॉमी पर ये बात करते हैं। ये जो है राजमनार कमेटी जो है 1969 में। और इसके अलावा जो आनंदपुर रेजोल्यूशन है ये आता है 1973 में। और इसमें बात की जाती है लिस्ट ऑफ डिमांड बाय शिरोमणि अकाली दल ने रखी थी अपनी लिस्ट ऑफ डिमांड, जिसको आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का नाम दिया गया था। और लास्ट में आता है पुंछी कमीशन जो आता है 2007 में। पुंछी कमीशन कब आता है? ये जो है पुंछी आयोग 2007 में आया है, जो टू लुक इनटू द न्यू इश्यूज सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। और ये बना था जस्टिस मदन मोहन पुंछी के नाम पर। तो ये राइट आंसर जो है 3 4 2 1। सबसे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, फिर जो है राजमनार कमेटी, फिर आनंदपुर रेजोल्यूशन और फिर पुंछी कमीशन। ये आपने याद रखना है इस तरीके से। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपके पास, मनरेगा के अंतर्गत साल भर में कितने दिन कार्य सुनिश्चित किया गया है? तो मनरेगा के अंतर्गत जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल जो है एक गारंटी स्कीम चलाई गई है, इसके तहत जो है प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, 100 दिन का जॉब दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। हु कॉन्स्टिट्यूट अशोक मेहता कमेटी फॉर पंचायती राज? तो ये किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा। पंचायती राज के लिए जो है अशोक मेहता कमेटी जो है, बलवंत राय मेहता के बाद इस कमेटी जो है पंचायती राज से संबंधित जितनी भी कमेटियां हैं, जिसमें बलवंत राय मेहता कमेटी है, जो है अशोक मेहता कमेटी है, LM सिंघवी कमेटी है, राव कमेटी है, ये सब आपको पता होनी चाहिए किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी गई है। बहुत सारे प्रश्न इनमें से बनते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्यान दें, कंसिडर द फॉलोइंग। नीचे आपको कुछ पॉइंट दिए हैं, इनमें से आपने जो है वो करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है मात्र 1। ठीक है, निम्नलिखित पर ध्यान दें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड एरिया एंड टाउन एरिया, टाउनशिप, विच ऑफ दीज आर अर्बन लोकल बॉडी? ठीक है, इनमें से जो है शहरी स्थानीय संस्था क्या है? तो शहरी स्थानीय संस्था जो है वो है बिजली बोर्ड। बाकी जो है ये सारी की सारी इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज, छावनी परिषद के संदर्भ में इनमें से क्या 69 फिर से रिपीट करते हैं, 60 इस प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दे, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, निम्नलिखित पर ध्यान दे। इसका आंसर जो है यहाँ पर वो आएगा डी। जो पूछा गया था कि कौन भारतीय शहरी स्थानीय संस्था या संस्थाएं हैं, अर्थात जो शहरों में पाई जाती है, तो इसमें जो आंसर है नगर निगम जो है ये शहरों में पाया जाता है। जैसे शिमला जो है सिटी है, तो वहाँ पर जो है नगर निगम पाया जाता है। ठीक है, म्युनिसिपल कमिश्नर और उसका जो है मेयर होता है। इसके अलावा जो है आपके पास नोटिफाइड जो एरिया है, अथॉरिटी एंड टाउन एरिया कमेटी है, यहाँ पर भी जो है हमारे पास शहरी स्थानीय संस्थाएं पाई जाती है। इसके अलावा टाउनशिप कमेटी एंड पोर्ट एंड ट्रस्ट, यहाँ पर भी शहरी स्थानीय संस्थाएं। तो राइट आंसर 2 3 4 होगा। इसके लिए सॉरी, इससे पहले जो है गलत हो गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है,
छावनी परिषद के संदर्भ इनमें से क्या सही नहीं है? जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उनके संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर है, जो सही नहीं है यहाँ पर, वो है इसका निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा होता है, ऐसा नहीं होता है। बाकी ये सही है कि जो छावनी परिषद है यह यूनियन रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। इसकी स्थापना नगरीय प्रशासन द्वारा कैंटोन बोर्ड के सामान्य नागरिकों के लिए होती है और यह एक सांविधिक निकाय है। इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ये तीनों के तीनों जो है बिल्कुल सही है, ये जो है गलत है कैंटोनमेंट के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी नामक पुस्तक के लेखक है? हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी? तो ये पुस्तक लिखी गई है गाय स्टैंडिंग के द्वारा, ऑरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉल्स के न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो निम्न में से प्रभावित है। इन रॉल्स थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज एस्टेब्लिश्ड बाय द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी। तो जो आर्थिक असमानता से प्रभावित है, रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की स्थापना जो है उन लोगों द्वारा की जाती है। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विमर्शी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी से संबंधित नहीं है? हु अमंग दिस फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी? तो जो नहीं है जॉन रॉल्स, क्योंकि इगलिटेरियन है, ये आते हैं जस्टिस के कॉन्सेप्ट में। बाकी सारे के सारे डेलिबरेटिव जो है इससे जुड़े हुए, जस्टिस से जुड़े हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किसने महत्वाकांक्षी संवेदनशील वितरण योजना की शुरुआत की और संसाधनों की समानता प्राप्त करने हेतु की? हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड द एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम फॉर अचीविंग इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी, रोनाल्ड ड्वार्किन के द्वारा। रोनाल्ड ड्वार्किन ने जो है संवेदनशील वितरण योजना की शुरुआत संसाधनों की समानता प्राप्त हेतु की। आपने ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने कहा आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? हु सेड पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज अ मिथ? तो ये कहा गया था GDH कोल के अनुसार, जो आर्थिक समानता है वो बिना राजनीतिक स्वतंत्रता की एक मिथक है, एक मिथ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में उत्तर आधुनिकतावादी राजनीतिक सिद्धांत जो चिंतन है प्रमुख रूप से प्रादुर्भाव हुआ? पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉलिटिकल थॉट ओरिजिनेटेड प्राइमरीली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट जो है, उत्तर आधुनिकतावादी जो थॉट है, ये फ्रांस से इसका जो है जन्म माना जाता है। राइट आंसर इज फ्रांस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, किस घोषणा पत्र में यह किया गया था या कहा गया था कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन प्रोनाउंस दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल? वैसे इसका 100% राइट आंसर जो है अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र, अगर आप देखेंगे उसमें कहा गया है ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। लेकिन कुछ लोग जो है ये भी मानते हैं कि कहीं कहीं पर इसका आंसर ये भी दिया गया होता है मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र। तो इस क्वेश्चन को आप जो है जरूर टिक करें। अगर आप मुझे कहेंगे तो राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग बी है, लेकिन अगर आप इसका एग्जैक्ट आंसर जानते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 100% जो 101% राइट आंसर है वो है अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन नहीं मिलता है? Which of the following does not mention अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य? तो अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में, अर्थशास्त्र ऑफ जो कौटिल्य है वो डिसआर्मामेंट के बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो एक फेमस ट्रीटाइज है स्टेट क्राफ्ट के साथ जो है इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ जो है मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात तो कौटिल्य करते हैं। मिलिट्री स्ट्रेटजी वो कहते हैं द प्रिंस में, वो मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात करते हैं, लेकिन डिसआर्मामेंट की बात, क्योंकि मिलिट्री स्ट्रेटजी में वो 4 प्रकार के दुर्ग बताते हैं,
कि जो है राजा को अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए 4 प्रकार के दुर्गों का निर्माण का, फोर्टिफिकेशन का निर्माण करना चाहिए। कौटिल्य की जो एलिमेंट ऑफ स्टेट्स है उनमें वो कहते हैं, जैसे उसमें औदिक दुर्ग है, आपके पास जो है धानवत दुर्ग है, पार्वत दुर्ग है, और जो है इस प्रकार के दुर्ग की वो बात करते हैं। तो जिसकी वो बात नहीं करते हैं ये है डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण की बात कौटिल्य नहीं करते हैं। और कौटिल्य ने जो फेमस पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, इनको चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी अर्थशास्त्र जो है इनका एक फेमस ट्रीटाइज है इस पर, स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी पर। और 1915 ईस्वी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आर शमा शास्त्री ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये भी पूछा जाता है, आर शमा शास्त्री ने इनकी जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसको ट्रांसलेट किया था इनटू इंग्लिश, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने कहा था समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? Whomongst of the following philosophers said equality is unnatural and undesirable? तो ये कहा गया था एरिस्टोटल के द्वारा, अरस्तु ने ये कहा गया था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अभिजन सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया? Which one of the following thinker tries to combine एलिस्टिक थ्योरी विद मार्क्सिज्म? तो ये सिद्धांतकार थे जेम्स बर्नहेम। जेम्स बर्नहेम की जो फेमस पुस्तक है वो है मैनेजरियल रेवोल्यूशन। ये एक पुस्तक लिखते हैं, इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है 1941 में। तो इन्होंने जो है इकोनॉमिक एलीट की बात की है, ये मार्क्सिज्म से ये जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एलीट थ्योरी में और रॉबर्ट मिशेल्स जो है आपके पास है, विल्फ्रेडो प्रेटो है, जेम्स बर्नहेम है, जो फेमस विचारक है रॉबर्ट माइकल या रॉबर्ट मिशेल, इनकी जो फेमस कॉन्सेप्ट है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, जो इनकी पुस्तक है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात जो है रॉबर्ट मिशेल्स करते हैं एलीट थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में। रॉबर्ट मिशेल्स का आपने याद रखना है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की ये बात करते हैं। इसके अलावा जो मिशेल्स है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की से जुड़े हैं। विल्फ्रेडो प्रेटो जो है द माइंड एंड सोसाइटी, इनकी फेमस पुस्तक है विल्फ्रेडो प्रेटो की। इसके अलावा गेतानो मोस्का भी एलीट थ्योरी से जुड़े हैं, तो आपने ये याद कर लेना है, एलीट थ्योरी से भी जरूर प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक ने एक सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर गिवन द आइडिया ऑफ एन ओमनीपोटेंट सोवरेन? अगर आप हॉब्स, लॉक और रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे, जो ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत देते हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट को लेकर, तो उसमें जो हॉब्स जो है एब्सोल्यूट सोवरेन की बात करते हैं। वो जो है ओमनीपोटेंट सोवरेन, एक ऐसा राजा बनाते हैं जो सर्वशक्तिमान है, जिसका लोगों पर पूरा अधिकार है, सिर्फ लोगों के पास माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट जो है उसमें राजा जो है माइट है, वो लोगों पर तरह जो है अपना कमांड वो कर सकता है। तो हॉब्स जो है एब्सोल्यूट सोवरेन की बात करते हैं। अगर आप लॉक को देखेंगे, लॉक लिमिटेड सोवरेनिटी की बात करते हैं, वो लोगों के थ्रू जो है एक लिमिटेड लायबिलिटी ट्रस्ट या गवर्नमेंट बनाते हैं। और रूसो जो है पॉपुलर सोवरेनिटी का फादर इनको माना जाता है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता, जनरल विल प्लस रियल विल की ये बात करते हैं। और रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है बहुत पॉपुलर है लोगों के द्वारा, और इनके कॉन्सेप्ट को भी आपने लर्न कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर अपनी पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, ये किसने कहा था? वन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ वंस फादर बट नॉट लॉस ऑफ पैट्रिमोनी। तो ये कहा गया था मैकियावेली के द्वारा, ये कहा गया था कि मैकियावेली ने कहा था व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर अपनी जो उसकी पैटर्नल प्रॉपर्टी है उसकी हानि को वो कभी नहीं भूल सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जेएस मिल से संबंधित है। जेएस मिल डिफाइंस यूटिलिटी एज, जेएस मिल उपयोगिता को परिभाषित करते हैं। तो जेएस मिल के लिए उपयोगिता जो है प्लेजर एंड एब्सेंस ऑफ पेन है। उनका मानना है कि ये जो यूटिलिटी है वो आनंद और कष्ट की अनुभूति। तो जेएस मिल जो है यूटिलिटेरियन फिलॉसफी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, चाहे वो जेएस मिल है, जेम्स मिल है, ये आपने जो है जर्मी बेंथम है, इनको भी आपने पढ़ना है, प्लेजर फैन, थ्योरी ऑफ पुशपिन, ये सब चीज़ें आपने लर्न कर लेनी है जेएस मिल से संबंधित।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो जो विचारक था जिसने तीनों उसमें पार्टिसिपेट किया वो थे B.R. अम्बेडकर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, 31 और 32 में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 31 और 32। तो इसमें B.R. अम्बेडकर के साथ एक और भारत से एक और व्यक्ति थे, वो उनका नाम है सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू के साथ जो है सप्रू और साथ में B.R. अम्बेडकर, इन दोनों ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और जिस एक केवल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया है वो महात्मा एम के गांधी के द्वारा, तो वो है 1932 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा गांधी के द्वारा जो है पार्टिसिपेशन किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेविड ईस्टन की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा मूल रूप से निम्न में से किस विषय में से ली गई? राजनीतिक प्रणाली की डेविड ईस्टन कॉन्सेप्ट ऑफ परसिस्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये ड्राइव की गई है जैविक विज्ञान से, बायोलॉजिकल साइंस से, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लाया जाता है, जब बिहेवियरल रेवोल्यूशन आती है 1940s में, जिसके फादर जो है डेविड ईस्टन को माना जाता है, तो इसके थ्रू जो है बहुत सारे सब्जेक्ट थे, चाहे नेचुरल साइंसेस के जो बहुत सारे सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और जीव विज्ञान में, क्योंकि जीव विज्ञान जो है जीवों से जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार जीव का शरीर जो है, जीव का सिस्टम एक एनवायरनमेंट में परसिस्ट करता है, उसी प्रकार जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीतिक प्रणाली है, उसकी दृढ़ता की अवधारणा भी जो है ओरिजिनली कहाँ से ली गई है? वो ली गई है जैविक विज्ञान से, बायोलॉजी से ये ली गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किसने आधुनिकरण की भव्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत दिया? हु अमंगस्ट दिस गिव 9 ग्रांड प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन? तो जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया है वो है C.E. ब्लैक ने कॉन्सेप्ट दिया आधुनिकीकरण की 90 भव्य प्रक्रियाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी, ऐतिहासिक रूप से तथ्यों एवं मूल्यों पर परस्पर संबंधित करता है। इट इंटर रिलेट्स द फैक्ट्स एंड वैल्यू हिस्टोरिकली। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो वैल्यू और फैक्ट को इंटर रिलेट करता है। ट्रेडिशनल जो अप्रोच है और बिहेवियरल अप्रोच जो है वो फैक्ट्स पर बल देती है, और नव व्यवहारवाद जो है फैक्ट्स के साथ फिर से वैल्यूज़ को इंक्लूड करता है। इनका जो स्लोगन है, इट इज़ बेटर टू बी बेग देन इररेलेवेंट, इट इज़ बेटर टू बी इररेलेवेंट देन बेग, वो भी आपको लर्न करने हैं। बहुत फेमस स्लोगन है व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी मूवमेंट के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज 1787 का जो फिलाडेल्फिया कॉन्वेंशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की संवैधानिक प्रणाली को संशोधित किया? तो इसका राइट आंसर है बी, इसने जो है कॉन्फेडरेशंस को जो है संशोधित किया और फेडरलिज्म को लेकर आए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त मानी? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज कंसीडर्ड एज प्री कंडीशन फॉर विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसके लिए जो है संविधान बाद को एक पूर्व शर्त माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत के रूप में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्थापित हुआ? तो ये सिद्धांत स्थापित हुआ था अमेरिका में मॉन्टेस्क्यू विचारक रहे हैं। मॉन्टेस्क्यू जो है सेपरेशन ऑफ पावर एक पुस्तक लिखते हैं, जिसके तहत वो जो है शक्तियों के पृथक्करण की बात करते हैं कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, इनकी पावर जो है बिल्कुल पृथक होनी चाहिए ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर सके और एक जो है दूसरे के क्षेत्र में ओवरलैपिंग ना कर पाए, उसके लिए इन्होंने ये दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीतिक संस्कृति के अर्थ को बताता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द टर्म पॉलिटिकल? निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है इसको दर्शाता है? पॉलिटिकल कल्चर
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द टर्म पॉलिटिकल कल्चर। तो जो यहाँ पर राइट आंसर है दैट इज़ बी, पॉलिटिकल बिलीफ, और जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ है, राजनीतिक मान्यताएं और जो राजनीतिक मूल्य है वो दर्शाते हैं पॉलिटिकल कल्चर को। और पॉलिटिकल कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपने लर्न कर लेना है। सिविक ट्रेडिशन कहाँ है, पार्टिसिपेंट जो ट्रेडिशन है वो कहाँ पर पाया जाता है, यूके में कौन सा है, सिविक कल्चर है। तो आपको जो है पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड जितनी भी राजनीतिक संस्कृति से रिलेटेड जितने भी सिस्टम हैं उनको भी आपने लर्न करना है। तो थैंक यू एवरीवन।